क्राफ्ट सेक्टर जो है इंडिया का, वो एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के टर्म्स में। यानी क्राफ्ट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर के बाद क्राफ्ट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर हम 2011 सेंसस के मुताबिक देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 68 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्राफ्ट सेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसमें से 50% से ज़्यादा औरतें इन्वॉल्व हैं। यानी तकरीबन 55% जो हैं औरतें वो क्राफ्ट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो कल्चरली रिच है, बहुत ही हर तरह की डाइवर्सिटी मौजूद है हमारी कंट्री में, और वहाँ का हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह अलग अलग रीजन के जो है क्राफ्ट्स फेमस हैं। हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस है। तो अगर हम हर क्राफ्ट में भी देखेंगे तो हर क्राफ्ट में कम से कम 40% औरतें इन्वॉल्व हैं, और कहीं कहीं किसी किसी क्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक औरतों का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्राफ्ट जो है वो थोड़ी सी अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो आप हर क्राफ्ट में देखेंगे कि वो जो है अपनी एक ट्रेडिशन और कल्चर को कैरी करता है। जैसे कुछ फेमस क्राफ्ट्स हैं जिनका अभी मैं जिक्र करूँगी। तो लेकिन जब कॉलोनाइजेशन आया और लोग जो है वो एक तरह से अपना जो आबाई वतन को छोड़कर शहरों की तरफ कूच करने लगे, तो वो जो उनकी रीजनल क्राफ्ट्स थे, जो उनकी स्पेशलिटी थी, जो उनके कल्चर और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती थी, तो वो चीज़ें थोड़ी कम होने लगी। और धीरे धीरे जैसे मार्केट का एक्सपेंशन हुआ, उसके साथ साथ क्राफ्ट में एक डिक्लाइन आ गया, काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें यूरोप वगैरह से, जिसमें यूरोप में अब जो है क्राफ्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर क्राफ्ट का कोई वो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक बाकी है, और अगरचे बहुत कम है लेकिन कुछ बहुत ही प्रॉस्पेरस क्राफ्ट्समैन भी मौजूद हैं आज भी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर स्कीम्स और इस तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जिससे कि हमारी इंडिया का क्राफ्ट जो है वो ज़िंदा रह सके। फिर ये भी एक चीज़ थी कि जैसे जैसे मशीन का इन्वेंशन हुआ, तो बहुत सारे काम जो लोग हाथ से किया करते थे वो मशीन के ज़रिए होने लगी। तो जब मशीन के ज़रिए होने लगी तो ऑब्वियसली मशीन ने लोगों को रिप्लेस कर दिया। तो ये एक तरह से ये जो चीज़ आई, जब ये जो ऑटोमेशन आया क्राफ्ट में, इसने जो है वो क्राफ्ट्समैन को जो एक टर्म है पॉपुलराइजेशन की तरफ जो है वो धकेल दिया। वो बिल्कुल ही पॉवर्टी में आ गए, बिल्कुल ही गुर्बत की ज़िंदगी समझिए वो जीने लगे। फिर भी अगर हम देखें तो फिर भी आज की तारीख में भी क्राफ्ट हमारा जगह जगह हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों में क्राफ्ट ज़िंदा है। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में बताती हूँ कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों के क्या क्राफ्ट्स फेमस हैं इंडिया में। जैसे हम सभी सुनते हैं पश्मीना के शॉल्स हम ओढ़ते हैं, तो ये पश्मीना वर्क ये कहाँ से है, तो ये भाई जम्मू एंड कश्मीर से है। फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में वुड वर्क वो बहुत ही मशहूर है वहाँ का। जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं आपके, ये बंगाल है, बिहार है, इन सब का वुडन वर्क जो है वो बहुत ही मशहूर है। फिर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे पॉटरी का काम होता है। पॉट का जो क्ले से जो बनते हैं पॉट्स, तो वो क्राफ्ट वहाँ का मशहूर है। फिर आप बिहार, बंगाल, आसाम की तरफ चले जाएं तो वहाँ के जूट प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं। और ये सारी जो क्राफ्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ज़्यादातर फिर उसी बात को ध्यान में रखिए कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है असल, वो 40 से 80% औरतों का इन्वॉल्वमेंट है। तो यानी विमेन आर्टिसंस इन्वॉल्व हैं क्राफ्ट सेक्टर में। फिर हम पंजाब की तरफ चले जाएं तो वहाँ का बहुत ही फेमस एम्ब्रॉयडरी है फुलकारी। फुलकारी में आपको सिर्फ औरतें ही दिखेंगी, औरतें जो बनाने वाली हैं फुलकारी को, वो औरतें हैं।
फिर आप आसाम की तरफ चले जाइए, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ का बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस है। बैम्बू के प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत, और जो मतलब बेचारी औरतें जो है वो ऐसे स्पेसेस में उनको बनाती हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। राजस्थान का मिरर वर्क है, वो बहुत ही खूबसूरत वर्क है। फिर आप गुजरात की तरफ चले जाएं तो वहाँ की कच्छ एम्ब्रॉयडरी है। फिर से मैं वेस्ट बंगाल की तरफ आऊँगी, जो बहुत ही फेमस एम्ब्रॉयडरी कांथा एम्ब्रॉयडरी, जिसके दुपट्टे वगैरह और साड़ियाँ वगैरह एक बहुत ही हाई प्राइस्ड होती हैं और बहुत ही हाई प्राइस में बेची जाती हैं। और लखनऊ का चिकनकारी, ये तो आप सभी ने सुना होगा। और वो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो क्राफ्ट्स हैं, इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो औरतों का है। फिर जरदोज़ी एम्ब्रॉयडरी आप लोगों ने सुनी होगी, बल्कि औरतें अपने घरों में भी, जो भी मर्द या और जो भी इसको देख रहे हैं, शादी वगैरह में बहुत ही इस्तेमाल होता है। ये जो गरारे होते हैं, जो साड़ियाँ होती हैं, सूट्स होते हैं, ये सारे मतलब जरदोज़ी वर्क का होता है। और ये जरदोज़ी वर्क असल जो फेमस है, ये कुछ इलाके हैं, जैसे यूपी में लखनऊ है, एमपी में भोपाल है, इधर दिल्ली हो गया आपका, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर, और साउथ में अगर जाएं तो चेन्नई में भी जरदोज़ी का काम होता है। फिर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में सिल्क की जो साड़ीज़ हैं, वो जो सिल्क का जो वीविंग का काम होता है, वो भी औरतें इन्वॉल्व हैं उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हिंदुस्तान के अंदर क्राफ्ट्स हैं, उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट जो है वो विमेन का है, लेकिन एज अ विमेन आर्टिसन। विमेन आर्टिसन मतलब जो उस काम को करती हैं, वो प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको डायरेक्ट लेकिन सेल करने का उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। वो एक चेन के थ्रू फिर वो मार्केट में जाता है और बहुत ही हाई प्राइस्ड वो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उन प्राइसेस का उन औरतों को अंदाज़ा तक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी रीजन ऑफ इंडिया इज़ एंडाउड विद यूनिक हैंडीक्राफ्ट which adds to the charm which adds to the charm of that particular region and that particular product. And जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो वैसे भी जनरेशन्स से इवॉल्व होकर आया है, और हर क्राफ्ट की एक वो है, उनके अंदर जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके अंदर एक इस बात की एक थर्स्ट होती है, एक क्वेस्ट होती है कि वो जो है उसमें अच्छे से अच्छा कुछ नया से नया अपना इनोवेटिव चीज़ जो है वो सामने लाए। ये तो बात हो गई डिफरेंट क्राफ्ट्स जो हमारे इंडिया में मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे विमेन आर्टिसंस की, जो क्राफ्ट सेक्टर में हैं, उनकी असल जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो विमेन आर्टिसंस हैं, ये होम बेस्ड वर्कर्स हैं। होम बेस्ड वर्कर्स, आप इस लफ्ज़ से आप समझ गए होंगे, इस टर्म से, कि होम बेस्ड वर्कर मतलब जो घर बैठ के काम करते हैं। तो अगर वैसे अभी के दौर में अगर देखा जाए, इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में, तो हम सभी होम बेस्ड वर्कर्स हो गए हैं। लेकिन ये मैं बात करूंगी विमेन आर्टिसंस की सिर्फ, जो पहले भी इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से नहीं, बल्कि वो हमेशा से अपने घरों से ही काम करती चली आई हैं। अब ये जो होम बेस्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिनोमेनन है, ये ग्लोबल फिनोमेनन है। ये पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा, नॉट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, वैसे भी ये जो होम बेस्ड वर्क का जो फिनोमेनन है, ये ग्लोबली इस तरह से काम होता है, चाहे वो पुअर कंट्री हो, चाहे वो रिच कंट्री हो, लेकिन घर में बैठ के इस तरह के क्राफ्ट्स के काम जो है वो होते हैं। अगर इंडिया में आप देखें तो तकरीबन 8.2 मिलियन जो है वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जिसमें से कि फिर हम कहेंगे कि तकरीबन 5 मिलियंस जो हैं वो विमेन हैं। अब क्राफ्ट सेक्टर में मोस्टली जो औरतें हैं वो अपने जब घरों से काम करती हैं, तो ये जो औरतें हैं वो बेसिकली देखिए कोई बहुत उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो कोई बहुत रिच नहीं होता है। वो मोस्टली तो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से होती हैं,
और बहुत से बहुत तो एक मिडिल क्लास की औरत होती है जो ये काम को कर रही होती है। तो मोस्टली दीज विमेन आर्टिसंस दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स। तो ये जो सोशल कन्फाइनमेंट है विमेन का, दिस एक्चुअली लीड्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स ऑफ लोअर वेजेस, उनके वेजेस हमेशा कम होते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, हमेशा उनका काम जो है वो घंटों के एतबार से अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होता है। और जो उनकी बार्गेनिंग पावर होती है वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म होती है। उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। ये किस वजह से होता है? ये सोशल इमोबिलिटी की वजह से। सोशल इमोबिलिटी यानी मतलब वो उनको जो है वो घरों के अंदर ही उनको रहना है और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं कि वो जिन कामों को उनके समाज में डिसेंट काम माना जाता है वो काम वो घर से बाहर जाकर कर सकें। इस तरह की डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो जो भी अवेलेबल काम है वो चाहती हैं कि घरों से बैठकर ही हम उस काम को कर लें। तो अब जब ये रेस्ट्रिक्शन है कि घर ही में बैठना है और बाहर नहीं निकलना है, तो फिर ये मसला हो जाता है कि जो भी आपके सामने काम आया और जितने का आया उस पे आपको हाँ कर देनी है। तो जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। ये जो सिचुएशन है विमेन की, ये जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी मार्केट में, इकोनॉमी में इस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूँगी इसमें होम बेस्ड वर्कर्स मर्द भी मौजूद हैं और उनके साथ भी होता है। लेकिन एक औरत होने की हैसियत से जब विमेन आर्टिसंस की बात आती है तो ये प्रॉब्लम एक तरह से डबल हो जाती है, क्योंकि विमेन ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, वो ऑलरेडी हाशिए पे हैं, वो ऑलरेडी वॉइसलेस हैं। फिर इस तरह का जब सोशल कन्फाइनमेंट की बात आती है तो उनका बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम के एतबार से, ये एक सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जो विमेन आर्टिसंस के साथ है। दूसरी चीज़ ये कि जो परसेप्शन है विमेन आर्टिसंस को लेके, विमेन होम बेस्ड वर्कर्स को लेकर के जो घरों में बैठकर काम करती हैं, वो परसेप्शन बहुत हद तक लेबर एक्सप्लॉयटेशन में एक तरह से उसका रोल है बहुत ही ज़्यादा। जो एटीट्यूड है होम बेस्ड वर्क को लेकर के, चाहे वो वर्कर का खुद का हो, चाहे उसकी फैमिली का हो, चाहे उसके रिलेटिव्स का हो, चाहे स्टेट का हो, इवन स्टेट भी जो है उसी पेट्रियार्कल माइंडसेट के तहत काम करती है, जिसमें कि औरत जो है वो अपने आप को एज अ वर्कर नहीं समझती है। औरत दूसरे रोल्स में अपने आप को वाइफ समझती है, वो अपने आप को मदर समझती है, वो अपने आप को केयर गिवर समझती है, बट नॉट एज अ वर्कर। ये जो सोच है, ना ही उसकी फैमिली उसे वर्कर का दर्जा देती है कि भाई ये भी जो है वो काम करती है। तो उसका जो काम है, जो क्राफ्ट जिसमें वो इन्वॉल्व रहती है, जिसमें मैं आपको बताऊं 8-8, 10-10 घंटे लगाती है, कई बार उससे ज़्यादा भी। और इसके अलावा वो रूटीन वर्क करती है, चली आती है, जो खाना बनाने का काम है, जो बच्चों की देखभाल का काम है, जो बड़ों की देखभाल का काम है, या और सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को भी पूरा करना, वो भी औरत की एक जिम्मेदारी बनती है। तो इन तमाम रोल्स में वो अपने आप को एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ केयर गिवर तो समझती है, बट नॉट एज अ वर्कर। वो इतना काम करने के बाद भी आप उनसे जब पूछेंगे तो वो ये कहेंगे हम तो शौकिया कर लेते हैं, हम तो बस इसलिए कर लेते हैं, हमारे पास वक्त होता है तो खाली वक्त में क्या करें, तो ये थोड़ा सा काम आ जाता है और कुछ इनकम भी आ जाती है। तो उनको जो है सप्लीमेंट्री अर्नर का दर्जा मिला हुआ है। और ये तो रही बात मतलब एक वर्कर की कि वो खुद अपने आप को एज अ वर्कर परसीव नहीं करती, ना उनके फैमिली, ना उनके रिलेटिव्स, ना सोसाइटी। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी जो डिस्कशन पेपर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का 2002 का, अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें क्लियरली जो है एक पेट्रियार्कल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। उसमें विमेन वर्कर को
एक सप्लीमेंट्री अर्नर का दर्जा दिया हुआ है, एक मेन अर्नर में उसको शामिल नहीं किया जाता है कि अगर उसका कुछ हो भी गया, कुछ आगे पीछे हो भी गया, अर्निंग कम भी हो गई या वेजेस कम भी आ रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर, वो तो उनके लिए एक बोनस है, एक ऊपर से एक चीज़ है जो उनको मिल रही है। तो डेफिनेटली जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो पेट्रियार्कल माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो मोस्टली ये आपने देखा कि स्टेट भी और फिर हम खुद भी, सोसाइटी में भी और वर्कर खुद भी उसको एक लीजर टाइम एक्टिविटी करार देते हैं। एक स्टडी है क्लेयर एम विल्किंसन की, शी इज़, जहाँ तक मुझे याद है, अमेरिकन बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है विल्किंसन वेबर। उसने चिकनकारी में, लखनऊ में चिकनकारी में जो औरतें इन्वॉल्व थीं, जो विमेन आर्टिसंस थीं, उनके साथ काम किया। ये 1997 की बात है जब उसने ये काम किया था। तो उसके काम में भी इस बात का बहुत ही क्लियर रिफ्लेक्शन है कि वो औरतें जो पूरी तरह से अपने घर को सपोर्ट कर रही थीं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही थीं, वो कोई ऐसा वक्त आने पर इलाज का खर्च उठा रही थीं अपनी, और उस इनकम का मतलब 5वां हिस्सा भी अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर रही थी। लेकिन इस तरह की वर्कर्स भी अपने आप को एज अ मदर, एज अ वाइफ और एज अ केयर टेकर उसी तरह से अपने आप को परसीव करती हैं, ना कि एज अ वर्कर। तो ये जो है एक जो सबसे बड़ी मतलब समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विमेन आर्टिसंस के साथ, वो यही परसेप्शन की बात है कि सोच जो है वो यही है हमारे समाज में। अब ये तो इन जनरल मैंने आपको क्राफ्ट सेक्टर में जो विमेन आर्टिसंस हैं उनका आइडिया दिया। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक पर्टिकुलर क्राफ्ट की तरफ जो अलीगढ़ का मशहूर है, और वो उस क्राफ्ट का नाम है फूल पत्ती का काम। ये क्राफ्ट अलीगढ़ का मशहूर है, और जो एक दूसरी जगह है जहाँ पे इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो रामपुर है। तो फूल पत्ती के काम के बारे में मैं आपको बताऊं, आप सभी वाकिफ़ होंगे वैसे उससे, इस काम से, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है अब कोई अलीगढ़ में ही कन्फाइन नहीं है, ये तो अलीगढ़ से काफ़ी दूसरे शहरों में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी जाती हैं। तो इसका जो ओरिजिन था, ये फूल पत्ती का काम जो है, ये बेसिकली मुग़ल पीरियड से चला आ रहा है। वो मुग़ल के कोर्ट में ये जो बेगमात रहती थी, उनकी कनीज़ जो है वो अब क्या करें, तो अपनी बेगम को ज़रा खुश करने के लिए कुछ उन्होंने बनाकर जो है वो पेश कर दिया, रुमाल पे कुछ बना दिया, फूल पत्ती वगैरह बना दी। मतलब उसमें क्या होता है, एक फैब्रिक होता है और उसके ऊपर एक दूसरे फैब्रिक से फूल वगैरह बना हुआ होता है। कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो इस तरह से उनके जो पहनने के कपड़े होते थे उस पर जो है ये कनीज़ वगैरह बनाकर ले जाती थी अपने बेगमात को प्लीज़ करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब अलीगढ़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी कायम हुई है, और फिर बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ जो हैं वो अलीगढ़ वहाँ पे आसपास में आकर के, यूनिवर्सिटी के अतराफ़ में आकर के वो लोग रहने लगे। तो इस तरह की नवाबी फैमिलीज़ जो हैं, नवाब ख़ानदान की फैमिलीज़ जो हैं वो अलीगढ़ में मौजूद आज भी हैं। तो उन्हीं फैमिलीज़ से इस तरह से वो क्राफ्ट जो है वो वहाँ से होते हुए मुग़ल दरबार से होते हुए अलीगढ़ पहुँचा। ये इसकी एक हिस्ट्री है जो कि आपको कहीं मिलेगी नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कहीं पर वो रिटन रिकॉर्ड्स में है, लेकिन हमने चूँकि रिसर्च की हुई है इस पे, तो जो भी मालूमात इकट्ठा हो सकी लोगों से, और जितने भी पुराने से पुराने लोगों तक पहुँच सकते थे, तो उनसे, उनके ज़रिए जो मालूमात हासिल हुई वो ये है। बेसिकली इसमें जो है वो आपको एक तरह से पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको, जो इसका काम है उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस और मुग़ल आर्ट का एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। अब जहाँ तक 60s 70s की अगर हम बात करें, तो उस वक्त तक भी ये जो पत्ती का काम था ये कमर्शियल लेवल पे नहीं हो रहा था। ये जो है जो घरेलू औरतें थीं वो या तो अपने रोज़मर्रे के कपड़े पहनने में उसमें इस्तेमाल करती थीं, बनाकर पहना करती थीं,
और या लड़कियां जो हैं वो अपने डाउरी के लिए अपने जहेज़ के तौर पे भी उसको अपनी बेडशीट बना रहे हैं, उसका कुछ टेबल कवर बना रहे हैं। तो इसी तरह से ये 60s-70s में भी यही चलन अलीगढ़ में था। लेटर ऑन तकरीबन ये समझिए 80-85 की बात है, 80-85 में इस चीज़ को, पत्ती के काम को एक कमर्शियल लेवल पे शुरू किया गया। तो उसमें कुछ औरतें ही आगे आई थी और कुछ औरतों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का काम करके, और उनको मतलब बाहर से कुछ ऑर्डर्स आने लगे। अब जैसे उनके जानने वाले हैं, उनको पसंद आया, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए, तो अब वो एक तरह से वो औरतें कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगी और अपने अंडर में करीब 25-30 औरतों को वो क्राफ्ट सिखा के और इस काम को फिर मार्केट में लाना शुरू कर दिया। तो पहले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इस काम में वो प्योरली औरतें थीं, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स सभी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा और इस काम में एक तरह से प्रॉफिट होने लगा, तो मर्दों ने कॉन्ट्रैक्टरशिप जो थी वो मर्दों ने ले ली, और जो आर्टिसन का काम है, जो सबसे नीचे वाला जो तबका था काम करने का, वो औरतों के हिस्से में चला गया। और फिर 85 से एक तरह से दुकानें कायम हो गई मार्केट में, स्पेशली जो अमीर निशा मार्केट है अलीगढ़ का, तो वहाँ पे इस तरह के आपको पत्ती के काम की, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली पत्ती का काम ही, वही प्रोडक्ट वहाँ बिकता है, इस तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी। तो ये कमर्शियल लेवल पे ये चीज़ शुरू हो गई, और फिर जो है ये सिर्फ अलीगढ़ तक ही, लोकल मार्केट तक ही कन्फाइन नहीं था, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये सप्लाई होने लगी। जैसे कि नेशनल में इधर दिल्ली हो गया आपका, हैदराबाद है, इवन नॉर्थ में और बंगाल बिहार में भी, और साउथ के स्टेट्स में भी ये प्रोडक्ट्स जाते हैं अभी तक। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें यूएस है, यूके है, यूएई है। उसको मैं समझती हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, जो इसका इंटरनेशनल मार्केट है वो इस वजह से है कि अलीगढ़ में ऑलरेडी जो अलीगढ़ की एजुकेटेड लड़कियां हैं, वो जब बाहर जाती हैं, वो अलीगढ़ में रह चुकी होती हैं और ये पत्ती के काम से वाकिफ़ होती हैं, तो वो जब बाहर जाती हैं उनके पास एक आध सूट दिखता है, कुछ बेडशीट्स दिखती हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ में जब वो जाती हैं तो फिर उनको वहाँ से भी लोग फरमाइशें करने लगते हैं। तो फरमाइशें ज़्यादा हो गई तो अब कुछ ऑर्डर जो है उन्होंने वहाँ से करवा दिया कि भाई इतना आप बनवा दीजिए, और इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट इस तरह से है। और ये भी ये जो आपके इस तरह के वो हैं टैग्स हैं, फैब इंडिया और कंसर्न इंडिया, इवन इन शोरूम्स में भी ये पत्ती के काम वगैरह जो है इनका दाखिला शुरू हो गया। और लोकल ब्रांड एक रूमीज़ करके है अलीगढ़ में, एक रुमाना आपा हुआ करती थी जो काफ़ी एजेड थी उस वक्त, मुझे नहीं पता कि अब वो हयात हैं या नहीं, लेकिन उनका अलीगढ़ में बहुत ही अच्छा पत्ती का काम हुआ करता था और बहुत ही फ़ाइन पत्ती का काम ये विमेन आर्टिसंस उनके यहाँ करती थी, और उनकी ये चीज़ें जो है वो बाहर की अलीगढ़ से बाहर जो है रूमीज़ के लेबल से ये बिकता था। और डिफरेंट एग्जीबिशंस जैसे दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में हुए तो रूमीज़ के लेबल में ये पत्ती का काम बिकता था। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि ये क्राफ्ट में मेनली जो है, जो डोमिनेशन है वो मुस्लिम वेमेन का डोमिनेशन है। नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन बहुत ही कम। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस स्टडी से देखें जो हमने कंडक्ट की थी, तो वो 220 पत्ती वर्कर की स्टडी थी, तो उसमें से हार्डली 6% जो है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम्स जो ये सारे ये जो एरियाज़ हैं, यूनिवर्सिटी के अतराफ़ के एरियाज़ हैं, कुछ जो मैं ज़िक्र करूँगी, ये हमदर्द नगर है, मौलाना आज़ाद नगर है, जमालपुर का एरिया है, आपके भमोला का एरिया है, लोको कॉलोनी है, फिर आप इधर आ जाएं तो ये आलमबाग है, फिर ये पुरानी चुंगी है, पटवारी नगला है, अहमदनगर, जीवनगढ़, जोहराबाग, ये सारे इलाके हैं जहाँ पर ये पत्ती का काम होता है।
और मोस्टली ये औरतें जो हैं वो यूनिवर्सिटी समझिए बीच में है और उसके पेरीफेरी पे, उसके किनारे किनारे जो है कुछ लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर ये औरतें काम करती हैं। इनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि उनके सोसाइटी में घर से बाहर जाकर काम करना जो है वो बहुत ही मायूब समझा जाता है। तो अगरचे कि डोमेस्टिक वर्क में या फिर किसी और काम में पैसा उससे ज़्यादा है, लेकिन वो प्रेफर नहीं करते कि वो अपने घर की औरतों को या लड़कियों को बाहर भेजें। तो उनके पास फिर ऑप्शन नहीं बचता है, वो घर में बैठ के ये इस क्राफ्ट को करती हैं। और फिर यही वजह बनती है कि उनका जो उनकी जो अर्निंग है, जो उनका वेज है, वो बहरहाल उतना नहीं होता है जितनी को वो डिज़र्व करती हैं। जिस तरह से उस प्रोडक्ट का मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो जो उनके वेजेस को जस्टिफाई नहीं करती। तो अगर स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टेट जो है वो इस मामले में इस तरह से जब औरतें स्पेशली मुस्लिम समाज की औरतें जब कन्फाइंड रहती हैं घरों में, तो उसको पर्दा के डिस्कोर्स से जो है वो निकाल लाते हैं कि वो इस वजह से, पर्दे की वजह से वो घर के अंदर हैं और ये वजह है कि उनको ये वेजेस जो हैं वो कम मिल रहे हैं। ये जनरल एक डिस्कोर्स रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस स्टडी के दौरान मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ पर्दा का डिस्कोर्स काफ़ी नहीं है इन लोअर वेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम देखें, अगर उनके पास, मैंने ये देखा कि वो जो है यूनिवर्सिटी में जैसे जॉब्स होती हैं, छोटी छोटी जॉब्स के ऑफिस की जॉब है कुछ, या एग्जामिनेशन वगैरह होता है तो पानी पिलाने का काम होता है, वो औरतें करती हैं, तो इस तरह का काम है। तो वो औरतें, वही औरतें जो घरों से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जॉब्स के लिए तो बिल्कुल एक तरह से आंख लगाए बैठी रहती हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो जॉब को कर लें, चाहे वो गार्ड की जॉब हो, चाहे वो कुक की जॉब हो। तो फिर पर्दा का डिस्कोर्स तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पर्दा जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है उनके इस सोशल कन्फाइनमेंट के लिए, बल्कि जो लैक ऑफ डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर लेसर बार्गेनिंग पावर एंड देयर लोअर वेजेस। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये जो इनकी कंडीशंस हैं विमेन आर्टिसंस की, तो ये ये पेंडेमिक से, कोविड-19 पेंडेमिक से पहले भी इनके हालात इसी तरह के थे। और बल्कि अगर मैं सिर्फ अलीगढ़ के क्राफ्ट के इसमें कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस क्राफ्ट में एक डिक्लाइन आ गया। ये जो पूरी मार्केट थी जो उसमें एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन आ गया। वो ये एक के बाद एक जीएसटी और फिर डिमोनेटाइजेशन और फिर ऊपर से अब जब ये कोविड-19 की मार पड़ी है, तो अभी के हालात तो ऐसे हैं कि ये बिल्कुल ही खाली हैं, इनके पास बिल्कुल ही काम नहीं है, मार्केट पूरी तरह से बंद है। कल मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की थी जो इस बिज़नेस में हैं, पत्ती के काम के बिज़नेस में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास खुद जैसे 50 आर्टिसंस थी, 50 विमेन आर्टिसंस थी जो उनका काम कर रही थी, लेकिन आज की तारीख में 50 के 50 बैठी हुई हैं घर पे, उनके पास काम नहीं है। वो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास खुद काम नहीं है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा। एक से बात हुई तो उसने कहा कि उसके पास 70 लेबर थी, 70 औरतें थीं जो काम करती थीं, जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 10 को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है और 10 औरतें हैं अभी जिनको कि वो अभी काम दे रही है। और वो भी काम ऐसा है जो कि जिसका कि अभी फ्यूचर में अभी फ़ौरन दिख नहीं रहा है कि वो बिक जाएगा, वो बस बनवा के रख ले रहे हैं कि जब होगा तब उसको किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बॉर्डर्स जो है वो सील्ड हैं, तो कैसे प्रोडक्ट जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की जो मार है ये इन पत्ती वर्कर्स पे बहुत ही बुरी तरह से पड़ी है और ये एक तरह से जो भी इनकी जो अर्निंग थी वो बिल्कुल ही ख़त्म है। इवन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं इनके पास, बल्कि जो लॉक इंडस्ट्री है वहाँ के कारखाने जब बंद हो गए तो वहाँ की औरतें भी इस काम में आने लगीं कि हमें काम दे दीजिए, आप घर रह के काम कर लेंगे, लेकिन काम था ही नहीं तो कैसे दिया जाए। तो अब ऐसे हालात में, इन हालात में जिसमें आज के दौर में जहाँ पर हमारी सरकार जो है वोकल फॉर लोकल की बात करती है,
उस केस में ये जो क्राफ्ट सेक्टर है इसको तो बहुत ही बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसको तो बहुत ही ख़ास सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है। उसके बहुत सारी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और हैंडलूम्स की स्कीम्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो स्कीम है तो, लेकिन कितने लोग उसके बारे में अवेयर हैं। मुझे तो वो जो पत्ती वर्कर्स थी उनमें से हार्डली 2-3 औरतें थीं जो इस बात को जानती थीं कि ये स्कीम भी है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात तो उनका एक तरह से जो आर्टिसन के तौर पे जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो आई कार्ड ही नहीं होता है इनके पास, तो वो कौन से स्कीम से बेनिफिट करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो स्कीम्स, तो मैं समझती हूँ कि चलिए ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको ही आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, वो भी बहुत काम करेंगी। लेकिन असल चीज़ है कि वो जो औरतें हैं, जो विमेन आर्टिसंस हैं, उनको इस बात के लिए अवेयर कराना। उनको पता ही नहीं है जब बेचारियों को, तो वो कहाँ से अपने आप को उस स्कीम का जो है बेनिफिशियरी बनाएंगी। तो इस केस में सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है और मैं समझती हूँ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आगे आना चाहिए। और अलीगढ़ में इस चीज़ की कमी है। कोई भी एनजीओ, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई एनजीओ नहीं है जो पत्ती वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स दिलाता हो या किसी तरह का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कराता हो। बिल्कुल एनजीओ का जो रोल है वो तकरीबन निल है। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे अब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो उसमें इस सेक्टर को बहुत बढ़ावा देने की ज़रूरत है और जो हमारी विमेन आर्टिसंस हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये काम हम एक तरह से सोशल वर्क के थ्रू और एनजीओज़ के थ्रू इसको हम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं।